बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। काफ़ी गैप के बाद ज्वाइन किया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने वो सारी बातों को जहन में रखा होगा जो इस मैयत थ्योरी के हवाले से थी। इसके बावजूद मैं जल्दी जल्दी 2-3 पॉइंट्स को रिपीट करूंगा, जिसमें ख़ास तौर पे लबीक आउटर मैयर का जिक्र जो है वो ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आगे बढ़ने से पहले एक दफ़ा रिवाइज हो जाए कि लबीक आउटर मैयर क्या था। तो यहाँ पे थी डेफिनेशन, इसकी जो मेन चीजें हैं वो आप देख लें एक दफा। बेस रियल नंबर का सेट थी और उसके रियल नंबर के तमाम जो सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन, और ये एक नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मैपिंग है, जो इस अंदाज से डिफाइन की गई थी। एम स्टार उस फंक्शन का नाम था, ए उस 2 raised to the power r का कोई मेंबर है, और डिफाइन किया गया था कि इसका लबीक आउटर मेयर इनफिनिमम वैल्यू है ऑफ समेशन लेंथ ऑफ आई एन, ए लाइज इन यूनियन ऑफ आई एन, उन तमाम इंटरवल्स का यूनियन या उन इंटरवल्स का जिक्र जिनके अंदर ए लाई करता है, और हर इंटरवल की लेंथ या उस चेन की लेंथ और फिर उसकी इनफिनिमम वैल्यू। ये था लबीक आउटर मेयर। और इस दौरान फिर आपने बहुत सी चीजें नोट की, मिसाल के तौर पे कि हमने लबीक आउटर मेयर को क्यों आउटर मेयर कहा, क्योंकि ये प्री मेयर भी है, नॉन नेगेटिव भी है, काउंटेबली सब एडिटिव भी है, और ये जो 2 raised to the power r है ये सिग्मा अलजबरा के ऊपर पूरा उतरता है, पावर सेट का कलेक्शन है। और बहुत सी बातें कि जितने भी काउंटेबल सेट होते हैं उनका लबीक आउटर मेयर हमेशा 0 होता है, जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं उनका भी लबीक आउटर मेयर 0 होता है, जितने भी सिंगलटन सेट होते हैं उनका भी लबीक आउटर मेयर 0 होता है। अगर रियल नंबर के अंदर से आपने सेट की बजाय किसी इंटरवल का इंतखाब किया है, तो किसी इंटरवल का लबीक आउटर मेयर उस इंटरवल की लेंथ के बराबर होता है। यहाँ इंटरवल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो इंटरवल ओपन हो या क्लोज्ड हो, कोई भी इंटरवल हो, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी हो सकता है। हर सूरत में लबीक आउटर मेयर जो होगा उस इंटरवल का उसकी लेंथ के बराबर होगा। अच्छा रिजल्ट है ये भी। उसके बाद ये ट्रांसलेशन थी किसी भी सेट की कि लबीक आउटर मेयर जो है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है, कि अगर आप सेट ई में कोई रियल नंबर वाई ऐड कर दें तो जो ई का लबीक आउटर मेयर है वही ई प्लस वाई का होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। इसके बाद कुछ ये रिजल्ट भी थे। ये लबीक मेयरेबल सेट की डेफिनेशन थी कि किसी भी रियल नंबर के अंदर से एक सबसेट उठाएं और वो इस इक्वालिटी को होल्ड कर जाए आर के हर सबसेट ए के लिए, तो फिर हम उस ई सेट को बोलेंगे वो मेयरेबल सेट है, लबीक मेयरेबल सेट है। ये लास्ट यूं समझ लें कि हमारे आखिरी लेक्चर्स के अंदर चीजें ये आई थी। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और मैं चलते चलते यहां पहुंच गया हूं जी।
और ये भी आपने याद रखना है कि जो सेट मेजरेबल होता है उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल, यूनियन भी मेजरेबल, उनका डिफरेंस भी मेजरेबल। और कोई भी इंटरवल आप कंसीडर करेंगे, कोई भी इंटरवल आप लेंगे वो भी मेजरेबल, कोई ओपन सेट लेंगे वो भी मेजरेबल, कोई क्लोज सेट लेंगे वो भी मेजरेबल। ये सारी चीजों का जिक्र। और यहाँ आखिरी बात ये थी कि एक सेट है जी डेल्टा जो कि काउंटेबल इंटरसेक्शन है ओपन इंटरवल्स या ओपन सेट्स का, उसे जी डेल्टा सेट कहते हैं। क्योंकि ये जनरेट हुआ है ओपन इंटरवल से, तो ओपन इंटरवल्स ओपन सेट की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। लिहाजा जो जी डेल्टा सेट है ये एक ओपन सेट के बराबर है और ओपन सेट मेजरेबल है। इसी जी डेल्टा सेट का अगर आप कंप्लीमेंट ले लें तो वो एफ सिग्मा सेट के बराबर कंसीडर किया जाता है। यानी एफ सिग्मा सेट ऐसा सेट होता है जिसे लिखा जा सके यूनियन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल में। तो जो सेट ओपन होता है उसका कंप्लीमेंट हमेशा क्लोज्ड होता है, और जो सेट क्लोज इंटरवल होता है उसका कंप्लीमेंट हमेशा ओपन होता है। ओपन इंटरवल का कंप्लीमेंट हमेशा क्लोज्ड होता है, क्योंकि ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, लिहाजा उसका कंप्लीमेंट क्लोज्ड होगा। और ये जो क्लोज्ड इंटरवल है इसका कंप्लीमेंट एक ओपन इंटरवल होता है, और ओपन इंटरवल हमेशा ओपन सेट होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी डेल्टा और एफ सिग्मा ये दोनों मेजरेबल सेट्स हैं, बल्कि ये आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। और यही आखिरी लाइनें थी उन आखिरी लेक्चर्स के अंदर। मेरा जो न्यू लेक्चर है आज के हवाले से वो ये है लबीग मैयर्स। यहाँ से आगे तकरीबन 10 पेजेस तक ये जो सिलसिला है ये चलेगा, और इसमें कोई नई बात का जिक्र नहीं होगा, पुरानी बातों को ही एक दफा से दोबारा हम पढ़ेंगे। फर्क ये होगा थोड़ा सा कि हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि जी फर्ज करें कि ये मेरे पास वो रियल नंबर का सेट है, ये वो ग्राउंड है, यूनिवर्सल सेट है रियल नंबर्स का। अब रियल नंबर के अंदर जिस टॉपिक को हम लेके चले हैं पहले दिन से, उसको अगर इसके अंदर देखें तो बहुत से सेट ऐसे हैं जो मेजरेबल नहीं होते। अगर मैं उनको एक तरफ कर दूं, जो मेजरेबल नहीं होते यहां मैंने उनको रख दिया है, जो नॉन मेजरेबल है मैंने एक तरफ कर दिया कि ये नॉन मेजरेबल सेट का कलेक्शन है। क्योंकि आगे जाके हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें ये बात मौजूद है जो ये बताती है कि नॉन मेजरेबल सेट भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिनको उस लपीक आउटर मेजर की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतारा नहीं जा सकता। अब जो बाकी बचा है ये समझ लें कि अब ये मैंने वो कलेक्शन एक तरफ कर लिया है जो मेजरेबल सेट्स है। अब वैसे तो हम हर सेट का लबीक आउटर मेजर निकालते हैं, इसी तरीके से मेजरेबल सेट का भी लबीक आउटर मेजर निकाला जा सकता है। तो वैसे तो हमने लबीक आउटर मेजर के लिए एम स्टार इस्तेमाल किया था जब डिफाइन किया था आउटर मेजर, लबीक मेजर को, लबीक आउटर मेजर को। मगर आज के बाद हम थोड़ा सा और आसान करेंगे अपने आप को, हम अपने आप को और महदूद करेंगे कि हमने आर के अंदर तो रहना ही रहना है और उसके सबसेट का कलेक्शन लेना है, मगर ऐसे सबसेट का कलेक्शन ले लें जो जस्ट मेजरेबल सेट्स हैं। मेजरेबल सेट कौन से होते हैं? जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपके सामने किया था, जो कि ये डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। ये वाली जो सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है जो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा वो लबीक मेजरेबल सेट होगा। अभी हमने उसका लबीक आउटर मेजर नहीं निकाला, अभी सिर्फ उसको नाम दिया है कि वो लबीक मेजरेबल सेट है जो इस रेड एंड सर्कल के अंदर डेफिनेट इक्वेशन को फॉलो करेगा। अब अगर हम इन जैसे सेट को लेके जो कि लबीक मेजरेबल सेट्स हैं,
अगर हम जस्ट इनका लबीग आउटर मैयर निकाल लें तो फिर वो आज के टॉपिक के अंदर जाएगा कि जनाब हमने अपने आप को महदूद करना है रियल नंबर के ऐसे सबसेट्स के ऊपर जो कि लबीग मेजरेबल सेट्स हैं। तो वो कहता है जनाब कि आज के बाद आपने एक तो ये एम स्टार खत्म कर देना है, उन सेट के लिए जो मेजरेबल सेट हैं उनके लिए आपने एम इस्तेमाल करना है। कि अगर मेरे पास एक मेजरेबल सेट है और मैं उसका लबीग मेजर निकालता हूं, मतलब लबीग आउटर मेजर निकालता हूं, तो ई का जो लबीग मेजर है वो असल में वो लबीग आउटर मेजर ही है और हम उसे डिफाइन करेंगे एम ई से, मतलब स्टार को हटा दें। मतलब ये कि जब भी आप कहीं एम ई नजर आए तो ये आपने समझ लेना है कि है तो वो लबीग आउटर मेजर, डेफिनेशन तो लबीग आउटर मेजर की है, मगर जो सेट इस्तेमाल हुआ है यहाँ वो आम सेट नहीं है, वो लबीग मेजरेबल सेट है। तो बस ये फर्क है यहाँ पे, बाकी वो सारी बातें एक दफा दोबारा पढ़ेंगे जो हमने पीछे पढ़ी है। और अपनी जो रेस्ट्रिक्शन है वो एम से, एम स्टार से एम की तरफ हम लेके जाएंगे। और इसमें ये जो एम है तीखा सा, ये अब मेजरेबल सेट्स का कलेक्शन है, लबीग मेजरेबल सेट का कलेक्शन है। और ये जो लबीग मेजरेबल सेट्स का कलेक्शन है ये हम पढ़ चुके हैं कि ये सिग्मा अलजबरा ही होता है। यानी दो मेजरेबल सेट लेना आप, लबीग मेजरेबल सेट लें तो उनका यूनियन भी मेजरेबल होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है सिग्मा अलजबरा की, यानी वो एम का मेंबर बन जाएगा। कोई भी मेजरेबल सेट लें तो उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होता है, तो फिर वो फिर एम्स का मेंबर आएगा, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और अगर आपके पास एक सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की तो आप उसका यूनियन लेंगे तो वो जो काउंटेबल यूनियन है वो भी मेजरेबल सेट की सूरत में आंसर देगा, यानी पलट के वो फिर से एम ही का मेंबर आएगा। तो वो जो सिग्मा अलजबरा की तीनों एक्सियम्स हैं वो मेजरेबल सेट के ऊपर पूरी की पूरी फिट आती हैं। लिहाजा अब अगर हम यहाँ एम को लेके उसके ऊपर लबीग आउटर मेजर डिफाइन करेंगे तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो सिग्मा अलजबरा है। बाकी बातें पुरानी हैं, देख लें। यहाँ वो कहता है साबित करो एम काउंटेबली सब एडिटिव होता है। एम फाइनाइटली एडिटिव तब होगा जब वो आपके पास सीक्वेंस जो आपने मेजरेबल सेट की ली है वो डिसजॉइंट होगी पेयर वाइज, और वो काउंटेबली एडिटिव होगा जब आपके पास वो जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, मगर वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है। और वो कहता है एम साबित करो वो मोनोटोन है। और भाई जब एम स्टार मोनोटोन है, जब एम स्टार काउंटेबली एडिटिव है, जब एम स्टार फाइनाइटली एडिटिव है, तो फिर एम और एम स्टार के लिए क्या आपने डिफरेंस लेके आना। यहाँ पे फर्क ये है कि जो जिन सेट्स के ऊपर ये हम इस्तेमाल करेंगे बस वो मेजरेबल सेट्स हैं। बाकी सब चीजों का जिक्र आगे मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहता जी साबित करें ये जो एम है जो आपने जस्ट मेजरेबल सेट्स के ऊपर इस्तेमाल करना, ये काउंटेबली सब एडिटिव है। तो आप कंसीडर कर लें कि मेरे पास जनाब एक सीक्वेंस है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि वो जो सीक्वेंस मैंने लिया है क्या उसके हर दो मेंबर आपस में पेयर वाइज डिसजॉइंट है कि नहीं। आपने ओपन होके बात करनी है कि मेरे पास जस्ट एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स है। तो जनाब जब आप उसके ऊपर एम लगाएंगे, क्योंकि एम इसलिए लगाया है कि वो मेजरेबल सेट्स का कलेक्शन है, तो आपने एक्चुअली वो एम नहीं लगाया, वो एम स्टार लगाया। और एम स्टार के बारे में हम पढ़ के आए हैं कि वो काउंटेबली सब एडिटिव होता है, तो समेशन में जब बदलेंगे तो लेस देन इक्वल टू आएगा। और चूंकि ये जो ई आईज हैं ये इनफरादी हैसियत में मेजरेबल सेट हैं, तो पलट के हम एम स्टार हटा के फिर एम लगा देते हैं। तो जस्ट एम स्टार और एम का फर्क है और कुछ भी नहीं है, बाकी सारी वही चीज आ जाएगी कि वो काउंटेबली सब एडिटिव है। और फिर इसी तरीके से फाइनाइटली एडिटिव और काउंटेबली एडिटिव की प्रॉपर्टीज का भी जिक्र किया गया है, वो आप बेशक खुद देख लीजिएगा। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, ये पहले भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। इस रिजल्ट को लेके चलना है। इस रिजल्ट में हम एक ही जगह आप आर लगा दें
तो एक तरफ आर है बड़ा सेट और एक तरफ उसका सबसेट है, तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही यूनियन ऑफ ई आई आएगा। तो उसके बाद आप देख लें क्या हुआ है, आर खत्म हो गया तो जस्ट यूनियन ऑफ ई आई आ गया, जो कि समेशन ई आई के बराबर है, क्योंकि ये ई आई पेयर वाइज डिसजॉइंट है। लिहाजा और ये चूंकि मेजरेबल सेट्स का कलेक्शन है, कोई आम सेट नहीं है, एक बिग मेजरेबल सेट है, तो एम स्टार की बजाय आपने एम लगा दिया, लिहाजा वो साबित हो गया। इसी चीज को आप दोबारा से साबित कर सकते हैं काउंटेबली सबट्यूटिव के लिए, जिसमें आपने 1 से इन्फिनिटी लिया हुआ है, आगे आपने 1 से आपने एन लिया था। यहाँ पे मोनोटोनिक प्रॉपर्टी अगर आपके पास, यहाँ देखिए जब हमने पहली दफा मोनोटोनिक प्रॉपर्टी का जिक्र किया था, सबसे पहली दफा लबीग आउटर मेयर को मोनोटोन साबित करने के लिए, तो वहां पे जस्ट हमने कहा था लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सबसेट्स ऑफ आर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि वो सेट तो हैं, सबसेट ऑफ आर तो हैं, मगर वो मेजरेबल भी हैं, और यहाँ बी ए का सबसेट है। साबित ये करना कि अगर बी ए का सबसेट है तो बी का मेजर ए के मेजर से लेस देन या इक्वल होगा। तो आप ए को लिख लें ए माइनस बी यूनियन बी, और फिर उसके बाद आप देख लें कि ये आपस में डिसजॉइंट हैं, तो फाइनाइटली एडिटिव की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है और ए माइनस बी को यहाँ से खिसका दें। अभी तक एम स्टार चल रहा है, परेशान नहीं होना, जानबूझ के एम स्टार इस्तेमाल किया है क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। आप यहाँ से स्किप कर देंगे तो वो साइड छोटी हो जाएगी। तो एम स्टार इज ग्रेटर देन एम स्टार बी, तो एम स्टार को हटा दें एम के साथ, क्योंकि वो ए और बी आम सेट नहीं है, वो मेजरेबल सेट्स हैं। तो ये बात आसान सी है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम अब आया है कि जो लबीग मेजर होता है एम, वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है। आपको पता होगा कि लबीग आउटर मेजर भी जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि लबीग आउटर मेजर भी ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, यानी ई का लबीग आउटर मेजर और ई प्लस वाई का लबीग आउटर मेजर सेम आता है। यहां साबित करना है कि लबीग मेजर एम इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, वहां एम स्टार था, यहां एम है। ये बहुत ज्यादा दफा पेपर में आता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ ये साबित करना कोई मुश्किल नहीं है कि एम ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको इसकी आखिरी लाइन दिखाता हूँ। ये आप देख लें आखिरी लाइन, कि आखिरी लाइन पे जब हम पहुंचेंगे तो बेसिकली देखिए उसने एम स्टार का इस्तेमाल किया है कि एम स्टार ई प्लस वाई और एम स्टार ई में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम है। क्यों भला ये सेम है? क्योंकि एम स्टार ऑलरेडी साबित शुदा है कि वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। मसला ये है यहाँ इस थ्योरम के अंदर ये देखना पड़ेगा कि क्या जब हम ई को एक मेजरेबल सेट लेते हैं तो जब उसकी ट्रांसलेशन करेंगे ई की किसी रियल नंबर के साथ, यानी ई प्लस वाई निकालेंगे, तो क्या ये जो ई प्लस वाई की सूरत में ट्रांसलेशन हुई है, क्या ये जो नया सेट आया है, क्या ये लबीग मेजरेबल सेट है? क्योंकि एम स्टार को एम से रिप्लेस तभी उसी सूरत में कर सकते हैं जब वो मेजरेबल सेट होगा। तो यहाँ इस थ्योरम की जो मेन है ना, वो यही है कि हम साबित करेंगे कि ये जो ई प्लस वाई है ये मेजरेबल सेट है। बाकी वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट वाला इशू कोई नहीं है इतना। यहाँ पे देखें, अब इसी चीज को साबित किया गया है, कहता है कि यहाँ पहले हम ये साबित करेंगे कि अगर ई एक मेजरेबल सेट है तो उसकी ट्रांसलेशन ई प्लस वाई भी मेजरेबल है फॉर सम वाई बिलोंग्स टू आर। अब इसके लिए उसने ना कुछ चीजें पहले रिजल्ट निकालने हैं। कहता है जी सबसे पहले मैं ये रिलेशन साबित करूंगा, ये क्या दोनों आपस में बराबर है। आप माशाल्लाह अपनी मैथ के पीक पे हैं, मैसी लेवल पे। आपको पता है कि जब दो सेट्स को बराबर साबित करना हो तो बस इतना साबित कर दें कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं। तो वो कहता है कि मैंने अब ये साबित करना है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं, ये सेट और ये सेट आपस में बराबर हैं। और उसने इसको साबित किया है उसी तरह से कि ए का मेंबर लेके आर्बिट्ररी दूसरे में साबित किया है,
दूसरे में लाई करवाया है और फिर इसी तरीके से रिवर्स ऑर्डर किया है कि मैं साबित करूंगा कि ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई बराबर होता है ए माइनस वाई इंटरसेक्शन ई होल ब्रैकेट प्लस वाई। तो आप देखिए बड़ी आसान सी बात है, आप एक एलिमेंट उठाएं लेफ्ट साइड से, इंटरसेक्शन से लिया है तो वो ए का भी होगा, वो ई प्लस वाई का भी होगा। जिस तरीके से हम आम बेसिक रूल्स अलजबरा के इस्तेमाल करते हैं, अगर एक्स ई प्लस वाई का मेंबर है तो फिर एक्स माइनस वाई किसका मेंबर होगा, यानी दोनों तरफ वाई माइनस कर देंगे तो वो ई आ जाएगा। और अगर एक्स ए का मेंबर है तो एक्स माइनस वाई किसका मेंबर होगा, ए माइनस वाई का। तो आपने x माइनस वाई को a माइनस वाई में भी साबित कर दिया और e में भी साबित कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये x माइनस वाई इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। और अगर x माइनस वाई a माइनस वाई इंटरसेक्शन e में आता है तो फिर आप y को दूसरी तरफ ले जाएं ताकि आप साबित कर सकें कि x जो है वो a माइनस वाई इंटरसेक्शन e होल ब्रैकेट प्लस y में लाई करता है, जो कि मेरे इस रिजल्ट की राइट साइड है। तो जब आपने x लेफ्ट से लिया था ले आए y के अंदर, तो साबित हो गया कि लेफ्ट जो है वो y राइट साइड का सबसेट है। और इसी रिजल्ट को अब आप बिल्कुल वापस उल्टा भी साबित कीजिएगा कि राइट भी लेफ्ट का सबसेट है, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आसान सा है, इन्हीं कदमों पे वापस जाइएगा। तो जनाब हमने ये साबित कर दिया कि जनाब ये रिजल्ट जो है a इंटरसेक्शन e प्लस वाई और a माइनस वाई इंटरसेक्शन e प्लस वाई आपस में बराबर है। आपने दोनों तरफ m स्टार ले लिया, मतलब ये आपने दोनों तरफ लबीक आउटर मेजर इस्तेमाल कर लिया। और जरा नोट कीजिएगा राइट साइड पे खास तौर पे कि जो m स्टार है वो तो ऑलरेडी हम साबित कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पुराने पेजेस के ऊपर कि ये ऑलरेडी ये तो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। तो ये जो प्लस वाई है यहां से स्किप कर दें, जस्ट ये रह जाएगा। और इस रिजल्ट को अपने पास महफूज कर लें, इसी अमल को दोबारा से रिपीट करें मगर कंप्लीमेंट के साथ, यानी इसी तरीके से हम साबित कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई का कंप्लीमेंट जो है उसका लबीक आउटर मैयर बराबर है एम स्टार ए माइनस वाई इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट के। ये हमने एज इट इज सिमिलरली का नाम दे के ना बोल देना है कि ये बात होल्ड करती है। जो बात इक्वेशन नंबर 3 में होल्ड करती है सेम वो कंप्लीमेंट के लिए इक्वेशन नंबर 4 में भी हमने फिट करके लिख दी। इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर दें, लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट। और ये याद रखिएगा इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर ये मौजूद है कि ये जो ई है अपनी जात में एक लबीक मेजरेबल सेट है। तो जनाब यहाँ राइट साइड पे ई के मेजरेबल सेट होने की वजह से डेफिनेशन इस्तेमाल कर लें। आपने अभी देखा ना, मैंने शुरू में रिपीट जब मैंने रिवाइंड किया मामले को कि अगर एक तरफ ए इंटरसेक्शन ई हो उसका मैयर और फिर साथ प्लस हो ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट का मैयर, अगर ई मैयरेबल सेट है तो इन दोनों के मैयर को सम करेंगे तो ए के मैयर के बराबर आएगा, बशर्ते कि क्या हो वो मैयरेबल सेट। तो चूंकि ई मैयरेबल है तो यहाँ a माइनस वाई को यहाँ आपने टेस्ट सेट समझते हुए a की तरह कंसीडर करना है कि ये a है, इसी तरह ये a है। तो आपका अगला रिजल्ट क्या आएगा, m स्टार a मतलब a माइनस वाई। और फिर दोबारा से ट्रांसलेशन इनवेरिएंट m स्टार के लिए कि m स्टार a माइनस वाई इज नथिंग जस्ट m स्टार a। तो आपने ये लिख दिया। तो जरा गौर कीजिएगा, दोनों साइड्स को आप कंपेयर करें, इसको सेट समझ ले, कोई नाम दे दे, एफ कह ले, ये एफ का कंप्लीमेंट है, ये ए इंटरसेक्शन एफ और ये ए इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम स्टार ए, ये दोनों के मैयर का सम ए के मैयर के बराबर। तो यही तो डेफिनेशन है लतीक मैयरेबल सेट की। तो जिसके बाद आप खुशी से कहेंगे कि ई प्लस वाई जो है वो एक मैयरेबल सेट है। इस थ्योरम का ये इशू है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट इशू नहीं है, बस ये साबित करना है कि किसी मैयरेबल सेट की ट्रांसलेशन से आने वाला नया सेट क्या मैयरेबल होता है,
ये आपने साबित कर दिया, तो साबित हो गया कि ई प्लस वाई मेजरेबल है। लिहाजा अब एक तरफ बेशक आप ई प्लस वाई का मैयर आउटर ले लें, एक तरफ ई का ले लें, तो चूंकि वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट ऑलरेडी हैं एम स्टार की नजर में, इसलिए इनका आंसर बराबर आएगा। और अगली लाइन में एम स्टार को एम से इसलिए हटा के लिख दिया क्योंकि वो दोनों तरफ आने वाले सेट आम सेट नहीं है, वो लबीक मैयरेबल सेट है, इसलिए हमने एम स्टार की जगह एम लिख दिया और फिर कह दिया हेंस एम इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। ये आगे एक छोटी सी डेफिनेशन है, और अगर कभी कोई आपसे पूछ ले वाइवा के अंदर तो आप बता दीजिएगा, इसका कोई आगे इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, एग्जाम्पल्स हैं और एक डेफिनेशन कि कंप्लीट मेजर स्पेस क्या होती है। तो ये एक ट्रिपलेट है कि x एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये जो तीखा सा m है ये असल में सिग्मा अलजेब्रा है, कलेक्शन है x के सबसेट्स का, जो कि मेजरेबल सेट्स का कलेक्शन है, ऐसे कह लें। और म्यू जो है वो फंक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सेट फंक्शन है। तो इसे कंप्लीट मेजर स्पेस कब कहेंगे? अगर यहां से शुरू होता है, इफ ईच सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ मेजर जीरो इज इटसेल्फ मेजर, यानी इस तीखे से m के अंदर आने वाले वो तमाम सेट्स जिनका मेजर जीरो है, अगर वो अलहदा कर लें, ऐसे सेट जिनका मेजर जीरो है अगर आप उनको अलहदा कर लें और आप फिर देखें कि जो जो भी उन मेजर जीरो वाले सेट का सबसेट है, यानी हमने कहा कि मेरे पास ए एक सेट है आर्बिट्ररी चॉइस के साथ जिसका मेजर जीरो है, अगर उस ए सेट के जितने भी सबसेट हैं अगर वो मेजरेबल सेट हैं, तो फिर आपने उस स्पेस को कंप्लीट मेजर स्पेस कहना है। आपको समझ आ जाएगी इस एग्जांपल के साथ। वो कहता है कि मेरे पास जनाब ये एक लबीक मेजर स्पेस है, यानी आर के ऊपर डिफाइन है, एम सिग्मा अलजेब्रा है, कलेक्शन है सबसेट का, और एम एक फंक्शन है। एम मतलब वही जो अभी हमने पढ़ा कि ऐसा फंक्शन जो डिफाइन किया गया है मेजरेबल सेट के ऊपर। तो कहता है ये जो लबीक मेजर स्पेस है ना, ये कंप्लीट स्पेस है। कैसे? अब मैं अगर दावा करूं कि मेरे पास फलां एक सेट ए है जिसका मेजर जीरो है, लो जी ठीक है, मेरे पास एक सेट ए है जिसका मेजर जीरो है, और साथ में ये कहता हूं कि बी एक ए का सबसेट है, तो मोनोटोनिक प्रॉपर्टी तो लग गई ना। तो बी का मेजर ए के मेजर से छोटा होगा, मतलब बी का मेजर जीरो या जीरो से छोटा होगा। तो आपने देखा कि लबीक आउटर मेजर से जब से हमने शुरू किया है, लबीक आउटर मेजर हो या जस्ट लबीक मेजर हो, ये नेगेटिव नहीं होता। एम हो या एम स्टार हो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहाँ उसने ऐसे ही एम स्टार का इस्तेमाल किया है, यहाँ उसे एम स्टार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था क्योंकि यहाँ एम लिखा है, तो ये स्टार आप रिमूव कर दीजिएगा। तो एम इज लेस देन इक्वल टू एम बी लेस देन इक्वल टू जीरो, तो वो तो नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब है मेजर ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। तो हम पढ़ के आए हैं कि जिन सेट का लबीक आउटर मेजर जीरो होता है वो मेजरेबल होते हैं। फाइनाइट सेट भी, काउंटेबल सेट भी, सिंगलटन सेट भी, ये सारे वो सेट हैं जिनका मेजर जीरो होता है, ये सारे मेजरेबल हैं। तो बी को मेजरेबल इसलिए कहा गया कि ये इसका जो मेजर है वो जीरो है, इसलिए ये मेजरेबल है। तो ये इस ऊपर वाली कंप्लीट मेजर स्पेस की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है कि अगर किसी सेट जिसकी मेजर जीरो है, उस सेट के हर सबसेट को अगर आप इंडिविजुअली देखें और वो मेजरेबल हो, तो फिर वो स्पेस कंप्लीट होगी, और ये बात यहाँ पूरी उतरती है। आगे फिर से दोबारा से एक और है, ये है लबीक मेजर स्पेस। यहाँ आगे आई है काउंटिंग मेजर स्पेस। काउंटिंग मेजर स्पेस में ये होता है कि आपने जो एम के अंदर से सेट लिया है,
और उसके ऊपर म्यू अप्लाई किया है, तो आप उस एम के अंदर के लिए गए मेंबर को जब म्यू के साथ अटैच करेंगे तो कौन सा रियल नंबर उसे देंगे? जो सेट के अंदर एलिमेंट की तादाद है वही उसको असाइन कर देंगे। यानी मैं अगर एम के अंदर से एक सेट लेता हूं जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो जब उस ए के ऊपर म्यू इस्तेमाल करेंगे तो आंसर आएगा 3। जब इस तरीके से हर सेट के जितने एलिमेंट है उसे वही रियल नंबर असाइन करें, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं वो जो मैयर है वो काउंटिंग मैयर है। तो क्या ये मैयर कंप्लीट है? तो देख लें। वो कहता है कि सिर्फ एक ही सेट आपको मिलेगा जिसका मैयर 0 है और वो एम्प्टी है। तो अब जिसका मैयर एम्प्टी है, 0 है, जैसे अभी हमने बोला कि फलां सेट ए है जिसका मैयर 0 है, तो अगर आप उसका कोई सबसेट ले भी लें, अव्वल तो यहाँ पे काउंटिंग मैयर के अंदर वो सबसेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सबसे छोटा सेट मैयर 5 है और 5 का मैयर 0, तो 5 से नीचे तो इसका कोई सबसेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये ट्रिवियल अंदाज के अंदर आप कहिएगा कि ये बात होल्ड करती है। और आगे एक एग्जांपल है जो ये बताती है कि ऐसे भी स्पेसेस मौजूद हैं जो मैयरेबल है, जो कंप्लीट मैयर स्पेस नहीं है। उनमें ये तीसरे नंबर पे एग्जांपल है, 2 लाइनों की है। इसके अंदर एक छोटी सी लॉजिक है, आप देखिएगा आपको जरूर समझ आएगी कि उसने किस लॉजिक के तहत इसको साबित किया है। आगे ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। कहता है कि अगर आपके पास, ये भी बड़ा पेपर में आता है, पिछले 2 साल के दोनों पेपरों में आया हुआ है कि E1 यूनियन E2 का मैयर और E1 इंटरसेक्शन E2 के मैयर को जमा करें तो E1 और E2 के मैयर के इंडिविजुअल सम के बराबर आता है। यहाँ जो E1 और E2 हैं ये 2 मैयरेबल सेट्स हैं। तो इसका जब उसने प्रूफ किया ना, तो प्रूफ के अंदर उसने 2 चीजें शामिल की। पहली ये कि अगर फर्ज करें मेरे इसके दोनों सेट का मैयर इनफाइनाइट हो, तो वो कहता है रिजल्ट इज ऑब्वियस, लेफ्ट साइड का आंसर भी इन्फिनिटी आएगा, राइट साइड का भी आंसर इन्फिनिटी आएगा, बात खत्म हो जाएगी। वो कहता है आइए अगर इन दोनों का लबीग आउटर मैयर जो है, लबीग मैयर अगर फाइनाइट है तो चूंकि E1 एक मैयरेबल सेट है, तो हर मैयरेबल सेट के लिए रियल नंबर के अंदर से एक ऐसा सबसेट निकाला जा सकता है जो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरता। देन वी कैन राइट मैयर ऑफ A is equal to मैयर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस मैयर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 कंप्लीमेंट। और यहाँ A कोई खास नहीं है, ये किसी स्पेशल सेट के लिए नहीं है, ये R के हर सेट सबसेट के लिए है। फॉर एनी A सबसेट ऑफ R, वो कोई भी हो सकता है। तो अगली लाइन में देखो उसने क्या किया है, A को हटा के उसने E2 का इस्तेमाल किया है। यानी जो चीज A के लिए फिट आ रही है वो सेट ऑफ रियल नंबर के हर सबसेट के लिए फिट आ रही है। तो E2 भी तो उसका सबसेट है, तो उसने A की बजाय E2 लिख दिया और ये रिजल्ट निकाल दिया। इसी तरीके से दोबारा से वही डेफिनेशन जो पहले E2 के लिए लिखी थी वो E1 के लिए लिख दी और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। पहले उसने कहा था E1 मैयरेबल है और यहाँ A की जगह E2 लगाया। दूसरी दफा उसने ये कहा कि E2 मैयरेबल है और टेस्ट सेट की जगह उसने E1 लगाया। दोनों रिजल्ट को जमा करते हैं, लेफ्ट साइड पे तो वही आंसर आ जाएगा जो मेरा रिक्वायर्ड राइट साइड का ये आंसर है। जबकि राइट साइड पे 4 टर्में आएंगी, उन 4 टर्मों में एक टर्म तो वो है जो मेरे आंसर में मौजूद है, बाकी ये जो 3 टर्में हैं इनको किसी तरीके से यूनियन के साथ रिप्लेस कर दे, आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। तो देखिए क्या किया उसने, E1 यूनियन E2 को इंडिविजुअली अलग से कंसीडर किया है और उसको इस तरह से लिखा है, E1 में से E2 निकाल दे, E2 में से E1 निकाल दे और फिर वो जो आपने दोनों में से निकाले हुए एलिमेंट्स हैं उनको वापस उनके अंदर जोड़ दें। तो एक तरफ ये हो और एक तरफ ये जो सिलसिला है 3 अंदाज का यूनियन, ये आपस में बराबर हैं, कोई मसला नहीं, लेफ्ट और राइट बराबर हैं। और मजे की बात कि ये तीनों राइट साइड पे लिए गए जो कलेक्शंस हैं ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है और यहाँ प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है E1 इंटरसेक्शन E2
को E1 इंटरसेक्शन E2 कंप्लीमेंट लिखा गया। आपको पता है बेसिक सेट्स के असूलों में ये चीज मौजूद है। एम अप्लाई कर दें क्योंकि ये सारे मेजरेबल हैं। डिफरेंस भी मेजरेबल होता है मेजरेबल सेट का, इंटरसेक्शन भी, लेफ्ट भी मेजरेबल है, राइट भी मेजरेबल है। एम अप्लाई कर दें। राइट साइड पे फाइनाइटली एडिटिव की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है और उसकी वजह से आपके पास ये इतना कुछ इकट्ठा हो गया है कि अब ये वो तीन टर्में आपके पास आ गई हैं जो यहाँ पड़ी थी, ये वाली। आप इन तीनों की जगह यूनियन का इस्तेमाल कर दें, आपका वो रिजल्ट आ जाएगा जो उसने कहा है। इसके बाद आगे 2-3 रिजल्ट्स हैं, वो आप प्लीज खुद ही देख लीजिएगा। आखिरी लेक्चर का मिनट शुरू हो चुका है, लेक्चर किसी वक्त भी खत्म हो जाएगा। ये आगे छोटे छोटे 2 रिजल्ट्स हैं और ये खास तौर पे मैं आपके लिए छोड़ने लगा हूँ। ये प्लीज असाइनमेंट समझ के, ये जो एग्जाम्पल के 4-5 सवाल हैं इसमें मुख्तलिफ इंटरवल्स और रैशनल और इरेशनल और रियल नंबर, इनका आपने लबीक मैयर निकालना है और लबीक मैयर आपने देखना है कैसे निकाला गया है। सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बस उसको इस्तेमाल करते हुए आपने लबीक आउटर मैयर या लबीक मैयर निकालना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये मुकम्मल कर लेंगे। मुकम्मल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आगे कल यहाँ से शुरू करेंगे कि जो कैंटर सेट होता है वो उसका लबीक मैयर 0 होता है। यहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर। बाकी अगर आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें।